नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सूचना पंजाब से आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि अमृतपाल स्वर्ण मंदिर में सरेंडर करना चाहता है। 3 शर्तें उसकी तरफ से पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने रखी गई हैं। एक तो यही बड़ा सवाल है कि एक भगोड़ा, एक अपराधी जिस पर इनाम भी है और जो पिछले कई दिनों से भागा हुआ है, सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चढ़ रहा है, उसके दुस्साहस की ये पराकाष्ठा है कि वो शर्तें लगा रहा है। पहली शर्त, मुझे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। दूसरी शर्त, मुझे गिरफ्तार ना दिखा करके सरेंडर दिखाया जाए। और तीसरी शर्त, मुझ पर किसी तरह की सख्ती ना की जाए, यानी मेरे प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पुलिस का, प्रशासन का, जेल कर्मियों का, सरकार का। बहुत बड़े सवाल एक्चुअल में खड़े हो रहे हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि होशियारपुर में है, होशियारपुर के किसी गांव में है। वहां जब सुरक्षा बलों ने जाकर के घेरा, फिर जानकारी मिली कि वो तो गुरुद्वारे की दीवार फांद करके वहां से भाग खड़ा हुआ है। नई जानकारी ये मिल रही है कि वो अमृतसर पहुंच रहा है और उसके बाद से पंजाब के जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने पूरे अमृतसर की ही घेराबंदी कर दी है। स्वर्ण मंदिर के आसपास फिर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जब हम स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, तब हमें 1984 का वो ऑपरेशन ब्लू स्टार याद आता है, जब सेना लगानी पड़ी थी भिंडरावाले और उनके साथी आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने मुकाबला किया और फायरिंग में वो मारे गए थे। बड़ा भारी वहां खून खराबा हुआ था। हरमंदर साहब से लेकर के अकाल तख्त तक में बड़ी क्षति देखने को मिली थी। और अब फिर अगर वही सिचुएशन आ रही है, तब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। और अमित शाह ने कुछ समय पहले जब अजनाला थाने पर इन्होंने अटैक किया था, इनके साथियों ने अटैक किया था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुला करके ये साफ तौर पर कह दिया था कि या तो आप स्थिति को संभालिए, नहीं तो फिर हम इसे टैकल करेंगे, यानी आपकी सरकार भी जा सकती है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो अमृतपाल के, उनके साथियों के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज हुए हैं और इनके कई साथियों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है ना कि अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस। बड़े सवाल तो उठेंगे ही। ये सब ऐसे समय हो रहा है, पंजाब को नए सिरे से ऐसे समय फिर से आग से झुलसाने की कोशिशें हो रही हैं, तब जबकि सितंबर 2023 में देश में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। और जो भारत विरोधी ताकतें हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, वो किसी भी तरीके से G20 समिट को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। पिछले सप्ताह मेरी पंजाब के मुद्दे पर ही, अमृतपाल के मुद्दे पर ही और G20 को लेकर के ही विजय सरदाना साहब से बातचीत हुई थी। अमृतपाल के सरेंडर या गिरफ्तारी पर तो हमारी नज़र टिकी ही हुई है। जैसे ही कोई वहां से खबर आएगी तो उस पर जरूर एक समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। पर इनके बारे में, भगवंत मान सरकार के बारे में, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, इनके बारे में, G20 के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए जरा सुनते हैं। विजय जी, सब जानते हैं कि सितंबर 2023 में
इसी साल हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाह इस समय भारत पर टिकी हुई है। 200 के करीब देश के अलग अलग हिस्सों में इससे रिलेटेड कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा भारत एक तरीके से इन्वॉल्व है। भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं। ठीक ऐसे समय ही बीबीसी एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में जारी करती है। जॉर्ज सोरोस का बयान आना शुरू होता है। राहुल गांधी की लंदन यात्रा होती है, वहां इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने की चेष्टा होती है। देश के भीतर भी कई ऐसी ताकतें हैं जो अनर्गल प्रलाप करती ही रहती हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती इस समय देश के लिए और देशवासियों के लिए है कि ये साल G20 सम्मेलन ये सब शांति से गुजरे और जो भी देश विरोधी ताकतें देश के भीतर या देश के बाहर इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, उनके मंसूबे कामयाब ना होने पाए। सर, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कोई भी देश जो भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वो हर स्तर पे और हर मंच पे ये कोशिश करेगा कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शर्मनाक हो, क्योंकि वो चाहते यही है, उनका एजेंडा यही है। फिर चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो या और कोई मुद्दे हो, उसमें एक मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। कि कल को मान लीजिए पंजाब में आतंकवाद बढ़ता है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है और दूसरी तरफ सितंबर में पूरी दुनिया के बड़े लोग यहां आ रहे होंगे, तो भारत में विदेशी लोगों के आने का सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए आपको हो सकता है कि बहुत सारे जो विदेशी मेहमान हैं वो शायद इसलिए ना आ पाए कि साहब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर पे एडवाइजरी जारी कर दी गई, जो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा भारत के लिए, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है पंजाब से एक हिसाब से। लेकिन अगर कंट्री की आप बात करते हैं और कहीं पे एक्सट्रीमिज्म का माहौल होता है, तो वहां पे स्थिति निश्चित रूप से एक बार सिक्योरिटी रडार पे आ जाती है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से भारत के खिलाफ या भारत के अगेंस्ट कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन भी आए कि भारत में शांति नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भारत सरकार ने कार्रवाई करी, ये निश्चित रूप से जरूरी था, क्योंकि देश के सम्मान की जब बात आती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर हो, चाहे वो किसी के द्वारा पोषित हो या उसका कोई भी एजेंडा हो, वो सब देश से छोटे। और अगर आज ये कार्रवाई हुई है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और पहले हो जानी चाहिए थी, यहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अगर राज्य सरकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार को और केंद्रीय सुरक्षाओं का वहां तक पहुंचना और इस मामले को अभी तक गरमाए रखना, ये राज्य सरकार की विफलता की निशानी। और ये बात कहीं ना कहीं शायद चीफ मिनिस्टर साहब को समझ में आ गई होगी। होम मिनिस्टर साहब से जो 2 मार्च की उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने साफ कर दिया होगा कि भाई अगर तुमसे नहीं संभलता तो हम संभाल लेंगे, और जब हम संभालेंगे तो फिर तुम्हारी कुर्सी जाएगी, केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। अब आप सोच लो क्या करना है। एक तरफ पॉलिटिकल मैसेज होगा और दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों ने मिलकर एक पैरेलल तैयारी की होगी कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि राज्य सरकार किसी की भी हो, पॉलिटिशियंस के भरोसे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे देश की इंटीग्रिटी को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबने कोऑर्डिनेशन करके एक प्लान बनाया होगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और चीफ मिनिस्टर साहब को बुला के बता दिया होगा कि देखिए, या तो आप कर लीजिए, नहीं तो हमें करना होगा, या आप हमें चिट्ठी लिख के गए कि आप हमारा सहयोग करें तो हम ऑफिशियली आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि कंट्रोल तो करना है। चॉइस इज योर्स। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि भगवंत मान साहब जब होम मिनिस्टर को मिले थे तो केजरीवाल साहब साथ नहीं थे। केजरीवाल को पता होगा
लेकिन वहां पे भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी कि भाई होम मिनिस्टर के पास भेज दिया गया कि आप जाइए, स्टेट का मुद्दा डिस्कस करिए, बता उनको भी जरूर होगा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। तो ये एक स्थिति हमारे सामने है सर। ये आरोप लगाया जाता है कि जब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार वहां बनी है, तब से इन्होंने तेजी से सिर उठाने शुरू किए हैं। और विजय जी, जो यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लंदन में जिस तरीके से भारतीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश की गई, उसको उतार करके नीचे डाला गया, जिसके बाद यहाँ दिल्ली में जो यूके के डिप्टी उनके राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनको बुला करके उनको चेताया गया कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आज तो एक और वीडियो हम देख रहे थे, बहुत सारे सिख जो हैं वो दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के सामने पहुंच गए तिरंगे लेकर के, और उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किया है। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है विदेशों में कि भारत को बदनाम करो, खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाओ, तो ये इससे, इन स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा? और क्या सही रणनीति है गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किसी भी कीमत पर हम जो देश विरोधी ताकतें हैं या खालिस्तान समर्थक ताकतें हैं उनको सिर उठाने नहीं देंगे? क्योंकि जो दुबई से भेजा गया, ये तो अब तक खुलासा हो चुका है कि आईएसआई का पिट्ठू है ये, और बहुत डरपोक भी है। अजनाला थाने पर जब ये भीड़ को लेकर के पहुंचा था, तो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी के पीछे ओट लेकर के वहां पहुंचा था, और जैसे ही पुलिस ने रेड की इसको पकड़ने के लिए, अब तो ये चूहे की तरह भाग खड़ा हुआ। सर देखिए क्या होता है कि आप कागज के शेर कब तक उड़ाएंगे सर, कब तक लड़ा सकते हैं? मैंने जैसे आपसे कहा कि ये सब प्यादे हैं, ये मुखौटे हैं, इनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे ये लीडर है। इनमें लीडरशिप अगर क्वालिटी होती और इनमें अगर अपना दिमाग होता तो ये इस रास्ते पे चलते ही नहीं। क्योंकि कोई भी समझदार आदमी अगर ये कहेगा कि मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो लोग पहला सवाल उससे पूछेंगे कि यही करना रह गया क्या, और कोई काम नहीं है? पूरे सिख समुदाय के अंदर दे आर नोन फॉर डूइंग गुड फॉर सोसाइटी। यही है ना, जहां पे भी आपदा होती है सबसे पहले अगर कोई कौम खड़ी होती है तो वो सिख कौम खड़ी होती है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सिख कौम बनी कहां से? हिंदुओं में से बनाई गई। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? उन्होंने एक वॉरियर फोर्स खड़ी की थी उन आक्रांताओं के खिलाफ जो समाज में गंद मचा रहे थे, जो लोगों को दुखी कर रहे थे। उस समय के जो मुगल शासक और उनके जो सिपाही, जो उनके सूबेदार हुआ करते थे, जो अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ ही तो कार्रवाई हुई थी। और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए ही तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ये सेना खड़ी की थी कि भाई हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, और ये लोगों को बात ही समझ में नहीं आती है, ये मारकाट मचा रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर रखा है, हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो समाज को रोकेंगे कैसे, हम बचाएंगे कैसे? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनका मुकाबला शेरों की तरह ही करेंगे। तभी तो सिंह नाम आया। गुरु गोविंद सिंह जी के पहले किस गुरु के नाम के आगे सिंह था? किसी के नहीं था। तो ये तो इतिहास सामने है। तो अगर ये इतिहास की सच्चाई को भी अगर ये सिख पंथ के कुछ लोग नहीं मानने को तैयार हैं, तो ये उनकी अपनी नादानी है, उससे इतिहास नहीं बदल जाता, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये आदमी, और जिस तरह से इसकी हरकतें हुई हैं, और फिर चाहे आपने ब्रिटेन का नाम लिया, कनाडा का नाम लिया, सर ये वहां की लोकल राजनीति है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आज सिख पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि वो वहां पे वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन क्या भारत सरकार को इसको लाइटली लेना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि एक तो डिप्लोमेटिक मैसेज कन्वे कर दिया गया कि इस तरह की केयरलेसनेस बर्दाश्त नहीं होगी। अगर तुम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। हमारे यहां भी अगर आपके राजनीतिकों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर आप हमें मत कहना। पहली बात, जहां तक मुझे ध्यान है भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वियना कन्वेंशन का फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये राज्यों ने, इन देशों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो सर व्यापार की ताकत तो भारत के पास है। ये सारे लोग आज बोइंग का, एयरबस का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। सर ठीक है, आज एयरबस और बोइंग हम आपसे ले रहे हैं, कल को हो सकता है ना कि अगला ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए। हो सकता है कि हम आपसे कोई और डिफेंस डील करने वाले थे, वो हम नहीं करेंगे अब। तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये लापरवाही जब देश की इज्जत पे हाथ डाला जाता है तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बहुत क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कि आप हमारे से एफटीए की उम्मीद कर रहे हैं, यूके इंडिया एफटीए साइन हो, हम आगे बढ़े व्यापार में, तो सर उस पर ब्रेक तो हम लगा ही सकते हैं ना। हम आपसे जो एडिशनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो समझौता करने वाले थे वो हम नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है? फिर आप परेशान होते रहिए, क्योंकि अल्टरनेट तो बाजार में हर चीज का है ना। हम आपसे नहीं लेंगे, जर्मनी से ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे हम ब्राजील से ले लेंगे, रशिया से ले लेंगे। आप होते कौन हो हमें रोकने वाले? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की गुस्ताखी की कीमत तो इनको चुकानी चाहिए, ताकि कोई भी भारत के हितों को लाइटली ना ले। कोई देश ये ना समझे कि भारत को हम लाइटली ले लेंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। एक गुस्ताखी की सजा कम से कम $1 बिलियन तो होनी चाहिए, अगर मैं राष्ट्रों के स्तर की बात करूं तो। और मुझे लगता है मोदी सरकार को मैसेज बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो अगली मीटिंग थी एफटीए की, दैट इज पोस्टपोन्ड बाय 6 months। देखते हैं फिर क्या होता है। तो मैसेज होना जरूरी है, और ये घटना जो हुई है देश के खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।